हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 2023 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर के रहने वाले हैं। और ये सेट जो है वो 17 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 16 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, 100% यहीं से पूछे जाएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर देख लें। ये कम से कम 5 से 6 प्रश्न हैं, यानी इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी डेटों के लिए है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइसोमेट्रिक थ्रेड का सन्निहित कोण यानी कि इंक्लाइंड एंगल क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइसोमेट्रिक थ्रेड का जो सन्निहित जो कोण है, यानी कि इंक्लाइन जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। अगला है, जो स्क्वायर थ्रेड होता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, BA थ्रेड का जो एंगल जो होता है 47.5 डिग्री होता है। अगला है, मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मीट्रिक थ्रेड की आकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि V टाइप 60 डिग्री कोण होती है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो मीट्रिक थ्रेड की जो आकृति जो होती है V टाइप की होती है। अगला है, मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अगला है, चूड़ीय प्रायः सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट तथा मल्टी स्टार्ट थ्रेड की पाई जाती है। चूड़िए यानी कि थ्रेड्स। अगला है, बाहरी चूड़ियों का पिच डायमीटर चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेंच गेज की चूड़ियों का अंतराल 0.5 mm है। थिम्बल पर भागों की संख्या 25 है। पेंच गेज का न्यूनतम जो गणना है वो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0.02 mm। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सूक्ष्म माप बराबर क्या होता है, तो पिच बटे थिम्बल के भाग होता है। प्रश्न में आप देख सकते हैं कि जो पिच जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 0.5 mm दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे। और थिम्बल के जो भाग जो है वो 25 यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। वो अगर यहाँ पे पुट करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0.02 mm आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्रू थ्रेड का पिच डायमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है। अगला है, इसके फिक्स्ड एनविल में भी ग्रूव होता है। अगला है, इसके द्वारा थ्रेड की गहराई या पिच डायमीटर मापा जाता है। और इसका जो लिस्ट काउंट जो होता है वो कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगती चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिच कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगती चूड़ियों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच कहते हैं। अगला है चूड़ी के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्रेस्ट कहते हैं। अगला है चूड़ी की सबसे निचली भाग को रूट कहते हैं। अगला है चूड़ी की साइड सतह फ्लैंक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेट जो स्क्रू होता है उसको सेफ्टी स्क्रू कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट स्क्रू को सेफ्टी स्क्रू कहते हैं। अगला है ये स्क्रू हेड और बिना हेड दोनों प्रकार के होते हैं। अगला है जिस स्क्रू के हेड नहीं होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? तो ग्रूव स्क्रू कहते हैं। अगला है इस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग मशीन के पार्ट्स आदि की सेटिंग करने तथा कसने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चौकोर बोल्ट। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो चौकोर बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट होता है। अगला है स्क्वायर हेड बोल्ट जो होता है, यानी कि स्क्वायर हेड बोल्ट, इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? तो चौरस होता है। अगला इसका प्रयोग साधारण कार्यों या शाफ्ट के बियरिंग में किया जाता है। अगला है हेड की जो मोटाई होती है वो 3.14 टी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा फास्टनर अर्धस्थायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिवेटिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवेटिंग अर्धस्थायी फास्टनर होता है। अगला है इस विधि का प्रयोग प्लेटों और चादरों के द्वारा बनी वस्तुओं में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फुट स्टेप का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2009 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है फुट स्टेप बियरिंग एक ठोस आधार के साथ एक बेलनाकार कठोर ब्लॉक है। अगला है कई बार वर्टिकल शाफ्ट ओवर टैंग हो जाते हैं। इस प्रकार फुट स्टेप बियरिंग का प्रयोग अंतः समर्थन के रूप में किया जाता है। अगला है फुट स्टेप बियरिंग न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अपने अंदर शाफ्ट के मुक्त रोटेशन को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्प्लिट बियरिंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्प्लिट बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। अगला है स्प्लिट बियरिंग एक विशेष बियरिंग प्रकार है जो विशेष रूप से विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे क्रैंक किए गए ड्राइव शाफ्ट। अगला है स्प्लिट रोलर बियरिंग फ्लोटिंग बियरिंग फिक्स्ड बियरिंग के रूप में भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्नियर गहराई वाले गेज की न्यूनतम गणना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.2 mm।
और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्नियर डेप्थ गेज की न्यूनतम गणना यानी कि लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। अगला है वर्नियर डेप्थ गेज एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग होल्स, रिसेसिस, स्लॉट्स और स्टेपों की 0.02 mm की परिशुद्धता में गहराई की माप लेने के लिए किया जाता है। अगला है वर्नियर डेप्थ गेज के निम्न पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? तो एक बेस होता है, एक क्लैंपिंग स्क्रूज होता है, एक ग्रेजुएटेड बीम होता है, एक होता है फाइन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, एक होता है वर्नियर स्केल होता है। अगला है प्रयोग करने से पहले वर्नियर डेप्थ गेज की शून्य त्रुटि चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस का प्रयोग की जाती है। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉम्बिनेशन बेंच वाइस का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन बेंच वाइस में फ्लैट यानी कि चपटे जॉब को पकड़ने के लिए साधारण वाइस के समान ही समानांतर जबड़े होते हैं। इस समानांतर जबड़ों के नीचे गोल छोरों या पाइपों को पकड़ने के लिए भी आकार का जबड़ा होता है। यह जबड़ा टूल स्टील का बना होता है। अगला है घूर्णी बेंच वाइस अपने आधार पर घूमने में समर्थ होती है। इसका अधिकतर प्रयोग टूल रूम व फिटिंग शॉप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छेद के व्यास की जांच करने के लिए किस मापी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोर मापी का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब इस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो होल के व्यास की जांच करने के लिए बोर माप यानी कि बोर गेज का उपयोग या प्रयोग करते हैं। अगला है एक बोर गेज एक छेद यानी कि होल सिलेंडर या पाइप के आंतरिक आकार का निर्माण करने के लिए एक मापने वाला उपकरण है। अगला है माप को खोलने के लिए बोर गेज के आधार को सम्मिलित करके मापा जाता है और आधार को धीरे से आगे बढ़ाया जाता है। अगला है एक डायल बोर गेज में एक तरफ निश्चित बिंदु और विपरीत तरफ एक फैला हुआ स्टड होता है। अगला है जो पाइप या सिलेंडर के अंदर की दीवार से संपर्क करने पर पीछे हट जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फीलर गेज के द्वारा किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दो मशीन के हिस्सों के बीच के अंतराल का मापन फीलर गेज के द्वारा किया जाता है। अगला है इनमें प्रत्येक पीस पर चिन्हित माप के साथ विभिन्न मोटाई की स्टील की कई छोटी लंबाई होती है। अगला है फीलर गेज को थिकनेस या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। अगला है यह गेज पत्ती के रूप में होती है जो पत्ती बहुत पतली होती है। अगला इसीलिए इनका उपयोग करते समय अधिक दबाव नहीं लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित गेज में से किसका उपयोग खराद उपकरण को कार्य के साथ संरेखित करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्र गेज यानी कि सेंटर गेज। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो खराद मशीन कार्य के साथ संरेखित करने के लिए
सेंटर गेज यानी कि केंद्र गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है केंद्र गेज यानी कि सेंटर गेज का प्रयोग फिट किए हुए पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस मापने के लिए किया जाता है। अगला है साथ मशीनों को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए और ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। अगला है यह एक सेट में पाई जाती है जिसमें कई ब्लेड्स होते हैं। अगला प्रत्येक ब्लेड पर ब्लेड की मोटाई का साइज जो है वो लिखा होता है या फिर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वर्नियर ऊंचाई मापी यानी कि वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सर्पी मापी का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जांच सर्पी मापी यानी कि स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। अगला है सर्पी गेज यानी कि स्लिप गेज की जो हार्डनेस है वो कितनी एचआरसी होनी चाहिए? तो 64 एचआरसी होनी चाहिए। अगला है सर्पी माप यानी कि स्लिप गेज एक विशेष इस्पात मिश्र धातु के बने होते हैं। अगला है वर्नियर हाइट गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसका प्रयोग किसी जॉब की ऊंचाई मापने या ऊंचाई पर मार्किंग में किया जाता है। अगला है वर्नियर हाइट गेज का जो अल्पतमांक जो होता है वो मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm होता है। अगला है जबकि ब्रिटिश प्रणाली में इसका कितना होता है? तो 0.001 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मानक रेखा मापन टूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मापन टेप। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो निम्नलिखित में से मापन टूल एक मानक रेखा मापन टूल है। अगला है मापन टेप। तो मापन एक राशि का परिमाण है जैसे कि लंबाई या द्रव्यमान को निर्धारित करने की प्रक्रिया या परिमाण है। अगला है जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो वास्तव में हम इसकी तुलना मापन के ज्ञात मानक से करते हैं। अगला है एक मापन करने वाला उपकरण लंबाई या कोण के मापन के लिए एक उपकरण है जैसे कि मापन टेपर यानी कि टेप, स्टील रूल, चांदा यानी कि प्रोटेक्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक स्नैप गेज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अंग्रेजी के सी आकार की होती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक स्नैप गेज अंग्रेजी के कैपिटल सी अक्षर आकार के होते हैं। अगला है स्नैप गेज। अभी स्नैप गेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्नैप गेज के वर्तमान आयाम के भाग के आकार की तुलना करके कुछ सीमाओं के भीतर चूड़ी के व्यास की जांच करने का त्वरित माध्यम है। अगला स्नैप गेज सामान्य तौर पर कैपिटल सी आकार के होते हैं और यह समायोजित करने योग्य भाग की अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के लिए समायोज्य होते हैं। अगला है इनमें एक गो तथा दूसरी नो गो के साइज के अनुरूप बनी होती है। अगला है इसके द्वारा बाहरी माप ली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लेमिनेटेड कांच का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला है
पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला है बुलेट प्रूफ खिड़की या ग्लास के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग किया जाता है। अगला है टीन धातु कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। अगला है मोनल धातु निकल तथा कॉपर का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉलीएमाइड। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलीएमाइड बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला है पॉलीएमाइड एक बहुलक है जिसमें एमाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी दोहराई जाने वाली इकाइयाँ होती है। अगला है अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। अगला है रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए सिल्वर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है ड्यूरेलुमीन और हिंडोलियम में 95% एल्युमिनियम होता है। अगला है सबसे अधिक कठोरता प्राप्त हाई कार्बन स्टील में की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके 100% यहीं से आएंगे ही आएंगे, यानी इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।